कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर। स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। इसके बारे में पढ़ने वाले काफ़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और जो फर्स्ट चैप्टर का जो आज इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे हम लोग आज। तो चलो करते हैं शुरुआत। उससे पहले एक वो मोटिवेशनल शायरी हो जाए, ठीक है। सुनिए ध्यान से कि ज़रूरी होता है अपने लाइफ में या कुछ भी करने के लिए हमें सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए। और हमें सीरियस रहना बहुत ज़रूरी है और बहुत मेहनत से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। तो शायरी ये है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अरे मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो हमें हमेशा अपनी सोच को आगे रखना चाहिए, और छोटा चीज़ अगर मिल जाएगा तो हमें अपने आप बड़ी चीज़ हासिल हो जाती है, ठीक है। तो पहले कोई भी चीज़ की शुरुआत छोटे चीज़ों से ही करनी चाहिए। तो जो लोगों को समझ में नहीं आएगा वो घबराएंगे नहीं, पहले से पढ़ना शुरू करेंगे, अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी। तो वास्तविक संख्या में जो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और थोड़ी इनका प्रयोग हमें इसमें भी पढ़ना है। तो थोड़ा रिवाइज के लिए हम लोग जान लेते हैं। तो वो चीज़ें क्या क्या थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिर चालू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का चैप्टर में यूज है। और आप लोगों को बता दें कि जो ये वास्तविक संख्या वाला चैप्टर है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, पहली चीज़ें जान लीजिए। तो इसमें पहला जो पढ़ना है हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना है, जिसके माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूक्लिड विभाजन के माध्यम एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ये एक ऐसी विधि है जो हम नए तरीके से बनाते हैं एचसीएफ, क्योंकि हम लोग पीछे छोटे जब होंगे तब 5 क्लास या 6 क्लास में, तो हम लोग भाग विधि के द्वारा बनाए होंगे एचसीएफ, भाग विधि के द्वारा या गुणनखंड विधि के द्वारा। और ये विधि एक नई विधि है जिससे हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। और इसमें हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे, संख्याओं को अपरिमेय, संख्या अपरिमेय होता है कि नहीं होता है, इसे सिद्ध करेंगे इस चैप्टर में। और तीसरा चीज़ है शांत और अशांत। तो हम ये 3 चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। वीडियो लंबा होने के कारण वीडियो पार्ट बाई पार्ट मिलेगा आपको शायद, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अपलोड करने का मतलब प्रॉब्लम है अपलोड करने में। तो चलिए जान लेते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला जान लीजिए प्राकृत संख्या, क्योंकि इसमें यूज है इनका। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, जो संख्याएँ 1 से शुरू होती है, वैसी धनात्मक संख्या जो 1 से शुरू हो, तो 1 से शुरू होने वाली सारी संख्याएं प्राकृत संख्या में गिनी जाती है। सिंपल हम लोग कहते हैं, या छोटे में पढ़ते आ रहे हैं कि गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। सिंपल बात है। तो 1 से सारा जितना संख्या शुरू होगा, याद रखिएगा धनात्मक होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होगी, तो क्या जवाब रहेगा आप लोगों का? 1। तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अगर कोई ये कह दे कि बताओ कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो हम कहेंगे हम बता नहीं सकते हैं। क्या कहेंगे? हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी मान सकते हैं। अगर आप जितना कहिएगा उससे हम एक ज़्यादा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अनंत, इसको हम कह सकते हैं कि अनंत मतलब होता है कि जो तुम कहोगे उससे भी ज़्यादा, इसका अर्थ यही होता है, सिंपल बात। दूसरा सुन लीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है, ठीक है। प्राकृत समझ में आ गया सबको? 1 से जो शुरू हो जाए और धनात्मक होना चाहिए, यानी 1 से आगे जाना चाहिए, नहीं कि हम पीछे आए। तो 1 से शुरू होने वाली सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होता है? सेम ये प्राकृत संख्या है, बस क्या होता है कि इसमें थोड़ा जीरो लग जाता है। क्या लग जाता है? जीरो लग जाता है। जीरो, ये जीरो से शुरुआत होता है। 0 1 2 3 4 इस तरह। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। बस सेम क्या है? प्राकृत संख्या है, इससे जो पहले वाला अंक होता है डिजिट, वो इसमें शामिल हो जाता है 0। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसमें अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, 0, तो ये होगा 0। इनका प्रयोग होगा, चैप्टर में प्रयोग होगा या बाद में प्रयोग, लेकिन इन सबका प्रयोग होता है जरूर। तो याद रखिएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। अब आइए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या क्या होता है कि अब जैसे हम इसमें ये 1 से शुरू हुआ है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसमें थोड़ा सा पीछे यानी 0 लगा है। तो इसमें क्या होगा कि 0 से पहले वाली संख्या ली जाएगी, यानी 0 से पहले आपको पता होगा कि 0 1 2 3 इधर वाले संख्या को मतलब ये दायां साइड, और इधर क्या होता है? बायां। तो दायां में जो संख्या होती है सारी धनात्मक होती है, और जो बायां में होता है सारा क्या होता है? ऋणात्मक। अगर 0 से हम लोग बायां जा रहे हैं तो अब पूर्ण संख्या में हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट, यानी इधर बढ़ेगा ये वाला, प्लस इधर बढ़ेगा और माइनस इधर बढ़ेगा। तो पूर्ण संख्या में देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि प्राकृत संख्या भी शामिल है ना, पूर्ण संख्या भी शामिल है और ऋणात्मक संख्या है। तो क्वेश्चन अगर कोई पूछ दे तो आप लोगों से
कि ये बताइए कि क्या सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है? तो आप क्या कहिएगा? कहिएगा हाँ, सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, क्योंकि जो संख्या यहाँ से स्टार्ट होने वाला है इसमें शामिल है कि नहीं है? तो कहेगा कि सारी प्राकृत संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, तो कहिएगा हाँ, हम सारी प्राकृत संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। कहे यार सारे पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? हाँ, सारे पूर्ण संख्याओं को भी पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, क्योंकि जीरो से इसमें जीरो भी है ना यहाँ से इधर शामिल। अब ये कह देगा अगर सवाल कि क्या सारे पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? तो सारे पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, कि पूर्णांक संख्या इधर -3 माइनस यानी माइनस वाला भी होता है, और क्या प्राकृत संख्या में माइनस वाला अंक है? तो कहेंगे ये गलत है, सारा को हम नहीं कह सकते। कुछ अगर कहता नाम लेकर कि 4, 5 या 10 ऐसे तो हम कह सकते थे, लेकिन जब सारा का नाम लिया तो कहेंगे कि नहीं, सारा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं बन सकता है। क्या सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या बन सकता है? तो नहीं, इसका भी जवाब होना चाहिए नहीं। सारा जब बात करें तो सारा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका लिमिट है, ये 0 से ही स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो है माइनस और प्लस सब होता है। अब जान लेते हैं परिमेय संख्या, जो बहुत ज़्यादा यही है इसमें, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय वैसी संख्या है जो P/Q के रूप में हो। P/Q के मतलब समझ सकते हैं कि जो भिन्न के रूप में हो। क्या हो? भिन्न के रूप में हो, यानी बटे के रूप में हो। और याद रखिएगा, इस Q का मान कभी भी 0 के बराबर मत रखिएगा, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी हम कह देंगे, अगर कोई आपसे पूछ देगा 1/2, 1/0, इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है? तो 1/2 परिमेय संख्या होगा। क्या 1/0 परिमेय संख्या नहीं? भी तो बट्टा में लिखे हैं ना, तो कहिए कि नहीं, 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही बोल चुका है कि Q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाला मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये 0 हो रहा है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम जो संख्या P/Q के रूप में हो उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या कभी कभी पॉइंट में दे देता है, 0.65, कहेगा कि ये परिमेय है, तो इसको हम लोग कहेंगे परिमेय है। अब कहिएगा कैसे? क्योंकि हम लोग परिमेय इसलिए कहेंगे कि याद रखना, दशमलव संख्या कैसे पहचाना जाता है? जो संख्या पॉइंट पर अगर कहीं रुक रहा है, कहीं रुक जा रहा है, तो कहेंगे कि ये क्या है? परिमेय है। बाटा का आप लोग पता चल जा रहा है कि ये बाटा में है, तो हम कह देंगे हाँ चलो ये परिमेय है, ठीक है। लेकिन जो दशमलव में कैसे बताएंगे? तो जो संख्या देख रहे हैं कि ये रुका हुआ संख्या है ना, रुका हुआ और नहीं रुका हुआ मतलब देखिए समझ लीजिए आप। जैसे एक संख्या पर बार लगा होता है, ये संख्या बिना बार का है और ये संख्या बार का, मतलब ये संख्या ये शो कर रहा है कि 0.65, ठीक है, और ये संख्या ये शो कर रहा है कि 0.655555 रुकने वाला नहीं है। तो आप कहिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है और ये संख्या परिमेय संख्या नहीं है। आएगा समझ में? इनका इसको हम लोग जानेंगे, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी थोड़ा सा जान लीजिए, जो संख्या रुका हुआ हो दशमलव में उसको परिमेय कहेंगे, जो संख्या रुका हुआ नहीं हो, चलता रहा हो, उसको हम लोग परिमेय नहीं कहते, ये अपरिमेय बन जाता है। एक तरफ से क्या बन जाता है? अपरिमेय। तो परिमेय याद रखिएगा, जो संख्या P/Q के रूप में हो और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या ये क्या होता है कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं हो, P/Q के रूप में नहीं हो। हम कह दिए एक संख्या कह देते हैं √2 और एक संख्या कहते हैं 2। तो बताइए कि ये कौन इसमें परिमेय और कौन अपरिमेय है? बताओ क्या है? ये √2 अपरिमेय है, यही ना, और ये परिमेय है। चलो हम इसको बना देते हैं बटा में। लो अब बताओ, अब हो गया, अब परिमेय बन गया ना। परिमेय का मतलब बट्टा में लिख देंगे, परिमेय बन जाएगा। ये नियम फॉलो कर रहा है, P/Q के रूप में भी है भी और 0 यहाँ है भी नहीं, तब तो ये अपरिमेय बन गया ना। नहीं भी ना बना। अब समझिए कि अपरिमेय क्यों नहीं बना। बहुत लोग ये बात नहीं जानते हैं, बहुत लोग बताते भी नहीं हैं। तो ध्यान से देखिए कि जो P और Q होता है, जो P और Q होता है, यह एक पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या होता है, याद रखिएगा। जो P और Q का मान होता है यह एक पूर्णांक संख्या होता है। चलो मान लेते हैं Q हमारा पूर्णांक संख्या है। अभी हम पढ़े पूर्णांक संख्या 1, 2 इसमें है शामिल, है ना एक। चलिए मान लेते नीचे 1 है। क्या √2 इसमें शामिल है? दिख रहा है √2, तो ये तो √2 पूर्णांक नहीं है, तो इसके चलते हम कहेंगे कि ये तो पूर्णांक संख्या है ही नहीं। तो जब ये पूर्णांक है ही नहीं तो ये कैसे हम इसको क्या अपरिमेय कहेंगे? परिमेय कहेंगे, नहीं कह सकते हैं ना। तो इसलिए क्या होता है कि रूट वाला संख्या जब भी होता है ये पूर्णांक नहीं होने के कारण ये अपरिमेय बन जाता है। अगर कोई आपसे कह देगा √16 बताइए, ये भी तो पूर्णांक नहीं है, तो कहिएगा ठहरिए ये पूर्णांक है, अगर नहीं है तो इसको हम बना देंगे ना। तो कैसे बनाएंगे? तो हम इसका वर्गमूल निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 लीजिए, बना दिए पूर्णांक। ये पूर्णांक है ना, बन गया पूर्णांक। अब तो हो गया ना। और नीचे आपका मान है 1 लिख दीजिए, 1 भी लिख दिए। दोनों पूर्णांक की संख्या है ना, क्योंकि 1 भी शामिल है और
तो अब कोई पूछे अगर तुमसे डिटेल में कि ये बताओ कि क्यों √2 अपरिमेय संख्या होता है, तो कहिएगा कि आइए समझाते हैं। अगर वो आपसे नीचे लिख भी दिया एक, अगर 2 भी लिख देता है, 3 भी लिख, कुछ भी संख्या लिख दे तो आपको घबराना नहीं है। 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या से भाग दिया तो वो अपरिमेय बनता है। किसी अपरिमेय संख्या में कोई संख्या घटाते हैं तब भी अपरिमेय कहलाता है, याद रखना ये बात, 9th क्लास में पढ़े होंगे। किसी अपरिमेय संख्या में किसी संख्या को गुणा करते हैं तब भी अपरिमेय बनता है, ठीक है। तो वो दे दिया कि √2/2 क्या होगा, तो कहिएगा आइए दिखाते हैं क्या होगा। ये जो नीचे है ये पूर्णांक संख्या है ना, ये पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। क्या आप √2 को कहीं दिखा सकते हैं पूर्णांक संख्या में? नहीं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पाई क्या है, पाई क्या है, और ये बार बार क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, एग्जाम बोर्ड में जो है क्वेश्चन सेट होता है। तो ये बताइए कि पाई क्या बनाएगा। अच्छा, पाई का एक मान भी होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। पाई का भी मान होता है 22/7 भी होता है। ये संख्या परिमेय कहलाता है और ये संख्या अपरिमेय कहलाता है। क्यों? कोई बताए हमको, कोई पता है किसी को? तो देखिए ध्यान से सुनिए, क्यों कहलाता है ये, क्यों अपरिमेय कहलाता है? क्योंकि मान इसी का ये है, लेकिन ये परिमेय कहलाता है, ये अपरिमेय क्यों कहलाता है? तो 22/7 हम अगर देखें तो ये एक्यूरेट मान नहीं, ये एक्यूरेट मान शो कर रहा है 22/7, लेकिन जो पाई का मान जो असली मान होता है वह एक्यूरेट नहीं होता है। उसको जब भाग के दीजिएगा तो पॉइंट में रुकने वाला नहीं होता है। जैसे एक मान होता है 3.1414 ऐसे बढ़ते जाता है, 3.14 होता है ना, तो इसके आगे बढ़ता है। तो ये पाई जो है, पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूर्णांक हो रहा है नीचे ऊपर दोनों। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं देगा वैल्यू ना, लेकिन ये पूर्णांक है कि नहीं है 22? अभी 22 पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? क्योंकि इसमें 22 है। 7 भी पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? पूर्णांक है, लेकिन इसका जो मान होता है एक्यूरेट नहीं होता है, इसीलिए अपरिमेय है। अब इसके साथ कुछ भी लगाए फिर भी हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो याद रखिएगा कि पाई वाला सवाल जब भी पूछेगा, और पूछता है एग्जाम में, हमेशा पूछा और पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, तो उसका जवाब क्या होगा आप लोगों का? अपरिमेय संख्या होगा। और कहीं पूछ दिया कि 22/7 क्या होगा, तो परिमेय हो गया। आगे समझ में? तो ये चीज़ें थी इनके बारे में, परिमेय अपरिमेय। अब जान लीजिए वास्तविक संख्या क्या होती है। तो जितना हम अभी पढ़े हैं, जितना संख्या है, अब वास्तविक संख्या भी समझ लीजिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनता है उसी को वास्तविक संख्या कहते हैं। सिंपल बात, यानी इनमें से जो संख्याएं, सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो ये होता है वास्तविक संख्या। अब ये था थोड़ा बेसिक चीज़ है, ये सब बेसिक चीज़ें थी। जो असली चैप्टर है उसमें है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो जान लेते हैं इन सब चीज़ों को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या? तो चैप्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो पहले जान लेते हैं कि एल्गोरिथम है क्या और प्रमेयिका क्या होता है। किसी को पता है कि एल्गोरिथम किसे कहते हैं और प्रमेयिका किसे कहते हैं? किसी को पता है? किसी को पता नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए, एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी चीज़, कुछ भी हम करते हैं, तो हर चीज़ का एक स्टेप होता है। हर चीज़ का क्या होता है? स्टेप होता है। मान लीजिए हमको अगर कुछ चीज़, मान लो खाने वाली चीज़ बनाना है, खाने वाली चीज़ बनाना है, या मैगी हम बनाते हैं 2 मिनट में तैयार कर लेते हैं। चलिए मैगी को बता देते हैं आपसे, ध्यान से सुनिए। तो मैगी क्या करते हैं? पहले मैगी को खरीद कर लाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे? पहले पानी में इसको उबाला जाता है। और इसे बनाया नहीं, बता रहे, गलती होगा तो छोड़, बता रहे लोग। उबालते हैं, उबालने के बाद फिर मसाला वसाला डालते हैं, यानी हम कुछ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या क्रिया? एक ही बार नहीं ना, कैसे डाल देते हैं सब दाल भात चोखा एक ही में बन के तैयार है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक स्टेप होता है, करने का स्टेप होता है कि पहले ये करना होगा आपको, फिर ये करना होगा, फिर ये करना होगा, लास्ट में आप परिणाम पर पहुंचिएगा, यानी तब आपको जाकर तैयार होगा। तो सेम एल्गोरिथम का यही मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो होता है, हमारा सोल्यूशन करने का तरीका होता है, एक मेथड पे चलता है और एक चरण में चलता है, एक स्टेप में चलता है। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो डायरेक्ट नहीं कि क्वेश्चन लिख और इसका आंसर लिख देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम बनाते हैं तो बनाते 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 ऐसे चरण में हम स्टेप बाई स्टेप पहुंचते हैं। पहले जोड़ते हैं, फिर यहाँ पर गुणा होता है, गुणा करते हैं ना। तो सेम एल्गोरिथम का मतलब यही होता है, चरणों की एक ऐसी श्रृंखला। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जो हमें किसी भी समस्या को हल करने का एक विधि प्रदान करता है।
किसी भी समस्या को हल करने का क्या करता है, एक विधि प्रदान करता है कि आप समस्याओं को इन तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर दीजिए, क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। तो याद रखिएगा एल्गोरिथम का यही मतलब होता है कि आप मैथ जब बनाते हैं आप सवाल तो उसको एक स्टेप में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन लिख दिए और डायरेक्ट उसका आंसर दे दिए, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ना। हर चीज़ का स्टेप होता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे सब्जेक्टिव हो। हम लोग भले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में देते हैं, लेकिन उसको पहले हम लोग बना लेते हैं, खुद से रफ में बनाते हैं कि कैसे बनता है। तो याद रखिएगा कि एल्गोरिथम जो होता है एक स्टेप होता है, एक चरण होता है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो समझ में आ गया एल्गोरिथम किसे कहते हैं। तो अगर कोई पूछेगा एल्गोरिथम कहते किसे हैं, तो चरणों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके माध्यम से समस्याओं को हल करने का विधि प्रदान किया जाता है कि ये इस तरीके से बनेगा। अब एल्गोरिथम आया कहाँ से भाई, एल्गोरिथम कहाँ से आया। तो एल्गोरिथम जो है ये एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। जिनका क्या नाम था, अल-ख्वारिज़मी उनका नाम था। उन्हीं के नाम से ये एल्गोरिथम शब्द आया है। जो फारसी के गणितज्ञ थे, यानी फारसी भाषा में, और फारसी के कहीं किसी देश के थे वहाँ का, वो गणितज्ञ थे, गणित में ज्ञानी थे, और उन्हीं का नाम था अल-ख्वारिज़मी नाम था, और उन्हीं अल-ख्वारिज़मी के नाम से ये एल्गोरिथम आया था। यहाँ तक कि उनके नाम से अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ते हैं, अलजेब्रा भी उन्हीं के नाम से आया है, अल-ख्वारिज़मी के नाम से ही आया है। मोहम्मद बिन अल-ख्वारिज़मी का पूरा नाम है। 780 में इनका जन्म हुआ था और 850 या 800 कुछ इसमें उनका निधन हो गया था। तो याद रखिएगा एल्गोरिथम जो शब्द है फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से आया है, ठीक है। तो ये होता है एल्गोरिथम। अब प्रमेयिका क्या होता है, तो प्रमेयिका क्या है, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से हम सवालों को, क्वेश्चंस को बनाते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय का पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना। इसमें क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय जो है, प्रमेयिका जो है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से हम डायरेक्ट सवाल को बनाते हैं। जैसे हम कह दें कि पाइथागोरस प्रमेय ने क्या सिद्ध किया था कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, और उसके प्रमेय को लेकर हम लोग सवालों को बनाते हैं। तो इसी को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। याद रखिएगा एल्गोरिथम एक स्टेप है और प्रमेयिका क्या है, एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके माध्यम से हम उसको उपयोग करके सवाल को बनाते हैं। तो ये था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी एल्गोरिथम और प्रमेयिका का अंतर, यानी एल्गोरिथम किसे कहते हैं, प्रमेयिका किसे कहते हैं। अब हम जान लेते हैं